जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं 2018 का पेपर है, ये हमारा थर्ड शिफ्ट का, और ये 15 सितंबर को हुआ था। फीमेल हिंदी है, टीजीटी का पेपर है। तो इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में हम हिंदी के पोर्शन को करेंगे। जो मेन पेपर हिंदी का होगा हमारा, जनरल पेपर को यहाँ पर नहीं लेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल हमने 2014 का पेपर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है क्लास को तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर क्लास को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे पेपर जितने भी हमने किए हैं अभी तक, टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर के, तो वो सब आपको वहाँ अवेलेबल होंगे। देखिए, एक पेपर नहीं होता है, पेपर कई सारे होते हैं। अभी ये 15 डेट का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का। ऐसे और भी पेपर हुए हैं, सेकंड शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, फीमेल के हुए हैं और मेल के हुए हैं। यानी कि काफ़ी सारे पेपर एक बार में आते हैं 1 ईयर के अंदर। वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उनके भी अगर आप क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन का होता है टीजीटी, आपका पीजीटी 200 होता है। तो कितने सारे क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं। देखिए, ये हमारा चला हुआ है पेपर, इसी में हम देखने वाले हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्टिंग होगी हमारी। सब्जेक्ट आ गया हमारा यहाँ पर, और ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है सारे क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आप हमारे साथ ये भी देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं इसमें से। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 101 स्टार्ट करते हैं क्लास को। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने किस क्रम में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले इसका जो सही आंसर होगा वो परमानंद दास को लिया है इन्होंने, फिर चतुर्भुज दास को, छीत स्वामी को और गोविंद स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। सही आंसर ललित ललाम, भावविलास, श्रृंगार, निर्णय, जगत विनोद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, दुखिनी बाला नाटक के लेखक कौन है। दुखिनी बाला जो नाटक है उसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का नाटक है दुखिनी बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य में संकलित है। कितना अच्छी पंक्ति है। और आप चाहें तो इसमें साथ के साथ ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है इसमें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, हमेशा पढ़ते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा ये एग्जाम्पल। लहर में ये संकलित पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है लहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है। तीसरी कसम का एक और नाम है मारे गए गुलफाम। राइट आंसर मारे गए गुलफाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन हैं। राधा कृष्णदास जी महाराणा प्रताप नाटक के लेखक है। सही आंसर राधा कृष्णदास होगा। क्वेश्चन नंबर 107, मॉरिशस मोहि कुठाव निबंध किसका है। मॉरिशस मोहि कुठाव जो निबंध है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा रांगे राघव का रिपोर्टाज है। रांगे राघव का रिपोर्टाज मैंने आपको रिपोर्टाज में पढ़ा चुकी हूँ, बिना बोले आपको बताना है। तूफानों के बीच, वो छोटा टॉपिक है, अगर नहीं किया है आप चैनल पर जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है। हिंदी को जो पुरानी हिंदी नाम दिया है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। सही आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। किंतु पाऊंगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा है। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण।
ठीक है। पंक्तियाँ पूछा है किसके द्वारा रचित हैं, ये पंक्तियाँ आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर जो है हमारा हरिवंश राय बच्चन होगा। हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन 111, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्र बरदाई जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, नेफा की एक शाम किसकी कृति है? नाट्य कृति है। नेफा की जो एक शाम नाट्य कृति है वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। सही आंसर हमारा ज्ञानदेव अग्निहोत्री होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? कौन सी कृति नहीं है केदारनाथ अग्रवाल जी की? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पांचाली यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित यात्रा के पन्ने की रचना की विधा क्या है? रचना की विधा क्या है? तो ये बताना है। यात्रा साहित्य हमारा सही आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? शराफत। और कौन कौन से शामिल होते हैं इसमें? हकीकत, सरीकत, हकीकत, मारिफत, ये होते हैं, लेकिन शराफत यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? 1903 में संभाला था और 17 वर्षों तक रहे थे, 1920 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 117, प्रिया नीलकंठी निबंध किसका है? प्रिया नीलकंठी निबंध जो है वो कुबेरनाथ राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, असुवन जल सिंची प्रेम बोल बोई, यह पंक्ति किसकी है? पंक्ति बताना है मीरा की है, मीराबाई जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? तो कौन सा निबंध नहीं है इसमें? मानस की धर्मभूमि, हमारा राइट आंसर मानस की धर्मभूमि होगा। कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? कुकुरमुत्ता कृति पूछा जा रहा है, किसकी है? कुकुरमुत्ता जो कृति है वो निराला जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है, ये हमारा 20 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं कुकुरमुत्ता पर। और फिर हमारा अगला जो डिसिप्लिन आता है उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 यानी कि 121। ठीक है। ये है कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है। पहला कहानी संग्रह बताना है जैनेन्द्र का और वो फांसी है। ये पाजेब, ध्रुव यात्रा, एक रात, ये जैनेन्द्र के ही है, लेकिन फांसी जो है इनका पहला कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है? रीतिबद्ध का बताना है, नहीं है। आलम, आलम किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिमुक्त के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? विरह प्रधान जो रासो काव्य है वो बीसल देव रासो। और किसका है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बीसल देव रासो। ठीक है, इसका आंसर आप देंगे लिखकर कमेंट बॉक्स में कि ये काव्य किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 में कहा है, पंक्ति है कि निबंध संग्रह है ये एक तरीके से, और ये बताना है कि किसका है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा। देखिए सेंटेंस के तरीके से जो निबंध संग्रह आपको मिलेंगे जिनका नाम, तो वो विद्यानिवास मिश्र जी के होंगे। ये एक पूरा वाक्य लिखते थे। ठीक है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ऐसा लगता है देखकर जैसे कोई पंक्ति लिखी है, लेकिन ये निबंध संग्रह है विद्यानिवास मिश्र जी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 126, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जन्मेजय का नागयज्ञ रचना का वर्ष क्या है? वर्ष पूछा जा रहा है। 1926 में इन्होंने जन्मेजय का नागयज्ञ की रचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 127, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। कवित रत्नाकर सेनापति जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, पद्मावत में सिंहल द्वीप किसका प्रतीक है? जो सिंहल द्वीप है वो हृदय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे वैज्ञानिक आधार दिया है? वैज्ञानिक आधार की बात हो रही है, किसको दिया है? रस विवेचन को दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 130, उस्मान ने जहांगीर के शासनकाल में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो चित्रावली। उस्मान की रचना का नाम चित्रावली है, जो कि जहांगीर के शासनकाल में लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131, युग की गंगा नामक संग्रह
में क्या वर्णन किया गया है? यथार्थ रचनाएं और जनगीत का वर्णन किया गया है। युग की गंगा में यथार्थवादी जो रचनाएं हैं उनका और जनगीत का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदास किसके शिष्य थे? देखिए ये तो नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होता कि ना पढ़े कोई भी, ठीक है, ये सभी लोग इसको पढ़ते हैं। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कृष्णदास। और वल्लभाचार्य जी के चारों शिष्यों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से इनके शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास की ये तो हो ही गया, हमारा वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 133, पंक्तियां हैं। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अद पुरुष जयति अद नारी, अद ध्वल तनु आधा गोरा, अद सहज कूच आधा कटोरा। ये पंक्तियाँ कहाँ से आई हैं? तो विद्यापति पदावली से आई हैं। उनकी जो पदावली रचना थी विद्यापति जी की, वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पंक्तियों से ही लिया गया है। 134, नैन बाक सरी पूज ना कोवू, मानस भेद उल्थाई दोऊ, राते कंबल कर ही अली भावा, घूम ही मति चाही अपसावा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जायसी जी की पंक्ति हैं ये। हमारा जो सही आंसर होगा इसमें जायसी होगा। जायसी यहाँ पर हमारा सही आंसर। आपको अगर क्लास में स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 135, गोरी गदकारी परे हसंत कपलूनु गाड़, कैसे लस्ती गवारी यह सुन करीवा आई आड़। ये पंक्तियाँ, इन पंक्तियों में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? देखिए किसका वर्णन किया है। गोरी गदकारी परे हुसंत कपलानु गाड़ और कैसे लस्ती गवारी यह सुन करीवा आई आड़। बिहारी जी ने यहाँ पर नायिका का वर्णन किया है। इसमें देखिए नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं वे। हमारा सही आंसर नायिका के सौंदर्य का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। ये भी हमारी पंक्तियां हैं। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्टा मानी, पुनी पुनी मोही दिखाव कठारू, चाहत उड़वन फूकी पहारू। ये किस रचना के बीच संवाद है? यह किसके बीच संवाद है? किस किस के इस रचना, मतलब ये जो पंक्तियां जिस रचना से ली गई है, तो पूछा जा रहा है कि किसके बीच में संवाद है? लक्ष्मण के और परशुराम जी के बीच में ये संवाद हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। 137 में भी पंक्तियां हैं हमारी। देखिए पंक्तियों से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ध्यान रखना है इनका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। हालांकि जितनी पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई है वो सब मैं आपको कराऊंगी, लेकिन आपके लिए फ़ायदा होगा कि आप इनको या तो कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन कर लें या फिर आप इनको 1-2 बार क्लास को देखेंगे तो भी आपका हो जाएगा। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये स्कंदगुप्त से ली गई पंक्तियाँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी गई हैं, काफ़ी बार आई हैं। ये हर एक एग्ज़ाम में आ ही जाती हैं, टीजीटी हो पीजीटी हो आपका आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। यहाँ पर भी पंक्ति दी गई है। मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरभ बन कण कण में बस जाती, कण कण बस जाती। ये पंक्तियाँ पूछा जा रहा है किसकी हैं, तो आप पूरा देखिए। महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियाँ हैं। सही आंसर हमारा इसका महादेवी वर्मा होगा। मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरभ बन कण कण में बस जाती, पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 139। यहाँ देखेंगे 139 में भी पंक्तियाँ हैं। बालचंद बिजाई बई भाषा, दुई नाही लगाई दुज्जन हासा। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये विद्यापति जी की पंक्ति हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ पर भी पंक्तियाँ दी गई हैं, तो काफ़ी सारी पंक्तियाँ आ गई, करीब 8+ पंक्तियाँ। देखिएगा, अधर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? भिखारी दास जी ने। किस आचार्य ने किया है काव्य रसिक को परिभाषित? तो भिखारी दास जी ने किया है कि अधर मधुरता
कठिन कूच, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। ठीक है, भिखारी दास जी ने रस कवि काव्य रसिक को इसमें परिभाषित किया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और डिसिप्लिन आ जाता है नेक्स्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 141 यहाँ पर देखेंगे, ये भी पंक्तियां हैं, देख लेते हैं। कुसुम कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। फिर से देखिए, कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142। ये भी पंक्तियां हैं आपकी, बताना है किसकी पंक्तियां हैं। बहमणे ही न जानत ही भेऊ, एव ही पढ़ाऊ एचो बेऊ, माठी पाणी कुस लई पठंत, घर ही बहिसी अग्नि हुणंत। पंक्तियां पूछा जा रहा है, सराहपा की हैं ये पंक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन जी ने हमीर रासों को किस कवि की रचना माना है? हमीर रासों को पूछा जा रहा है किस कवि की रचना माना है, तो ये जल्लल की रचना को माना है, इन्होंने जल्लल की माना है हमीर रासों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 144। अमिये हलाहल मद भरे श्याम सेवत रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है? रसलीन जी के द्वारा लिखा गया है, पंक्तियां रसलीन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 145। इसमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ बताना है, जो कि भूषण का शिवराज भूषण है, लक्षण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 में कहा जा रहा है कि कौन सा हरिओद का नहीं है? कौन सी रचना जो है यहाँ पर दी गई है वो हरिओद जी की नहीं है, तो यशोधरा नहीं है। किसकी है यशोधरा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और प्रिय प्रवास चोखे चोपदे रसकलस, ये इनकी है। ठीक है, यशोधरा आपको बताना है, वैसे किसकी है आप लोग भी बताइए, मैं भी बता देती हूँ आपको। मैथिली शरण गुप्त जी की है यशोधरा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन में दिया गया है कि शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? शिवराम पांडे का संस्मरण बताना है और मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ। यहाँ पर हमारा सही आंसर मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ, इनका संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? शिवराम पांडे का संस्मरण मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ हो ही गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेंगे हमारा फॉन्ट। चलिए, समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को शोभित किया था। समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभित किया था, वे कौन थे? वे बताना है कौन थे, तो वे संपूर्णानंद जी थे। ठीक है, संपूर्णानंद जी थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी शोभित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से राही मासूम रजा के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? राही मासूम रजा ने आधा गांव उपन्यास की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राही मासूम रजा के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? आधा गांव। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर हमारा 150, जानवर और जानवर किसका कहानी संग्रह है? जानवर और जानवर मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, कौन सा उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक नहीं है? उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक कौन सा नहीं है? कोणार्क नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 152, ठेले पर हिमालय किसके द्वारा रचित है? ठेले पर हिमालय जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हरी घाटी किसका यात्रा वृत्तांत है? हरी घाटी पूछा जा रहा है किसका यात्रा वृत्तांत है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो डॉक्टर रघुवंश, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर रघुवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? सभी नचावत राम गोसाई भगवती चरण का उपन्यास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 155,
शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है? शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है पूछा जा रहा है, तो बंधन और जिज्ञासा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, सावित्री किस नाटक की नायिका है? सावित्री किस नाटक की नायिका है? सावित्री आधे अधूरे नाटक की नायिका है। क्वेश्चन नंबर 157, गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ था। अंतिम रचना माना जाता है जो कि पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 158, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को भारत की जो राजभाषा घोषित किया गया वो आर्टिकल 354 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? पहाड़ी बोली नहीं है वो बुंदेली है, क्योंकि गढ़वाली, कमाऊनी और नेपाली पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है, लेकिन बुंदेली नहीं आती, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिसिप्लिन आ जाता है नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 161 है, कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा की बात हो रही है? तो आधुनिक भाषा हमारी असमिया है। सही आंसर हमारा असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 163, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादक किया है? बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, भोजपुरी किस भाषा की बोली है? भोजपुरी पूछा जा रहा है किस भाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, बिहारी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, संस्कृत से देखिए, संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली है? संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत कौन सी भाषा ने ली है? तो वो ली है हिंदी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 166, ये आपसे अलंकार पूछा जा रहा है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लई कल ही हमारी बार। फूली फूली चुनी लई कल ही हमारी बार में कौन सा अलंकार है? देखिए, माली को आता हुआ देखकर कलियां क्या पुकार कर रही हैं, क्या बोल रही हैं आपस में कि फूल तो इन्होंने आज चुग लिए हैं, कल हमारी बारी है, क्योंकि कल तक कलियां भी खिल जाएंगी, फूल बन जाएंगी, तो कल हमारी बारी है। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि कलियां ठीक है, अन्योक्ति अलंकार है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अवयव हैं? इधर उधर जिधर किस प्रकार के अवयव हैं? ये दिशावाचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष मूर्धन्य अल्पप्राण, देखिए अल्पप्राण सघोष अनुनासिक वर्ण कौन सा है? जो मूर्धन्य भी है, मूर्धन्य देखिए जो इसमें आएगा ट ठ ड ढ अण, ट वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं ये मूर्धन्य वर्ग होता है। ट ठ ड ढ और अण, ये किस में आते हैं? मूर्धन्य वर्ग में आते हैं। इन्होंने अल्प प्राण पूछा है, तो सबसे पहले अल्प प्राण को जान लीजिए, अल्प प्राण होता क्या है। ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। सघोष कौन सा होता है? अघोष और सघोष दो व्यंजन होते हैं, पहला और दूसरा यहाँ पर अघोष के अंतर्गत आता है, तीसरा चौथा पांचवा हमारा सघोष में आते हैं। तो अनुनासिक भी है जो नाक से भी बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यही तो होगा अना, नाक से इनमें से तो कोई सा नहीं बोला जाता, ये दो तो कट ही गए क्योंकि ये अघोष हैं। ठीक है, बात हो रही है सघोष की, तो सघोष में आते हैं ये तीनों, और तीनों में भी अनुनासिक कौन सा? जो नाक से बोला जाएगा, नाक से बोला जाता है अणा, तो अणा हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, पितृण किस प्रकार की संधि है? पितृण जो है वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मैं संधि में करा चुकी हूँ आपको, संधि का वीडियो आप देख सकते हैं जाकर, पूरा क्लास है, बहुत छोटा है लेकिन मैं एग्ज़ाम को टारगेट करके ही लिया है वो क्लास, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, शुद्ध शब्द को छांटना है हमें, और इनमें से जो शुद्ध शब्द होगा
वो होगा सुषुप्ति। सुषुप्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, और काफ़ी बार आया है क्वेश्चन, रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें हमारा आता है 171। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। निकट हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अपना से अपनापन बन गया, कठोरता बन गया, कठोर से वाहवाही बन गया, ये सारी हमारी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन निकट निकट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 172। तत्सम शब्द को बताना है हमें। तत्सम शब्द यहाँ पर अभिव्यक्ति होगा। उलझन, झंझाट और ठलिया नहीं होगा, लेकिन अभिव्यक्ति करना ये संस्कृत तत्सम शब्द है, जो कि संस्कृत से सीधा सीधा आया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। 173 संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपादान कारक कहते हैं। जब कोई वस्तु अलग हो जाती है, अलग होने के भाव को ही अपादान कहते हैं। अपादान का जो कारक चिन्ह होता है वो से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में ये होता है, ठीक है। यानी कि से होता है, लेकिन वो होता क्या है? अलग होने के अर्थ में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर आता है अब 174। मध्यम पुरुष बहुवचन स्वरनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तुम लोगों को होगा। देखिए मध्यम पुरुष में तुम ही आता है, तुम, और बहुवचन में तुम लोगों, कैसे बुलाएंगे उसको? तुझ में नहीं बुलाएंगे, तुझे भी नहीं बुलाएंगे, और तुम में भी नहीं बुलाएंगे। बहुवचन में तुम लोग होता है। और स्वरनाम का संप्रदान कारक, संप्रदान को के लिए चिन्ह होता है, तो तुम लोगों को, ठीक है, बहुवचन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 175। बात का नाम धातु क्रिया होगा। बात का नाम धातु क्रिया बताना है तो बतियाना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 176। कौन सा वाच्य में प्रयोग का भेद नहीं है? नहीं में आंसर देना है कि कौन सा नहीं है। देखिए सही आंसर क्या होगा इसमें? स्वर्णामिक है ये। कौन सा वाच्य में भेद का प्रयोग नहीं है? तो वो स्वर्णामिक। कर्तरी और भावी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग ये नहीं होगा, स्वर्णामिक होगा। कौन सा वाच्य में प्रयोग का भेद नहीं है? तो वो स्वर्णामिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। हेतु हेतु मद भविष्य का वाक्य है। हेतु हेतु मद भविष्य का वाक्य कौन सा है? वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, ये होगा। ये संभवतः रमेश कल आएगा, संभावना में आता है, ठीक है। वह पढ़ेगा और वह और भी पढ़ेगा, वह कल घर पर नहीं होगा, नकारात्मकता में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 178। अर्थ के आधार पर संयुक्त वाक्य क्रिया के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद पूछा है, कितने होते हैं? तो 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 179। राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तक पढ़ सकता हूँ, पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। इसमें कौन सा पद संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग और बहुवचन तथा कर्म कारक आदि में पदान्वय करता है? तो वह पुस्तक ही होगा हमारा। आप इसको देख सकते हैं, जातिवाचक भी होगा, स्त्रीलिंग भी होता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी आता है। पुस्तक ही होगा तो बहुवचन में आ जाएगा। और कर्म भी होता है, जब पुस्तक कोई पढ़ते हैं तो कर्म होता है वहाँ पर, ठीक है। राम पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन क्या पढ़ रहा है? क्या का आंसर मिला ना, पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कर्म भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ड ढ झटके से जाती है, बोलकर देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। और ये दो ही होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिसिप्लिन आ गया और 181 आ जाता है हमारा क्वेश्चन। इसमें दीर्घ संधि नहीं है। इसमें दीर्घ संधि बताना है किसमें नहीं है? महेंद्र में नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक मात्रा वाली क्या होती है बताया था मैंने आपको, गुण संधि के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। इसमें गुण संधि है, ये मैं संधि करा चुकी हूँ। देखिए आप जाके, आपको बहुत अच्छा क्लास लगेगा।
बहुत सिंपल सा क्लास है, छोटा है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया, लेकिन आपको पसंद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? प्यास नहीं है, विसर्जन है, रज्जु है और दातव्य है, लेकिन प्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 183 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, 183 स्टार्ट हो जाता है और इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पढ़ना है और फिर इसी पर आधारित यहाँ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम पहले पैराग्राफ को देख लेते हैं। देखिए, आप भी इसको रीड करिए मेरे साथ साथ। निम्नलिखित कविता को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झुरमुट में दुपहिया कुमलाही, खेतों पर अनहियारी घिरी लाई, पश्चिम की सुनहरिया धुंधराई, टीलों पर तालों पर झुके झुके अपने घर पर जाने वालों पर धीरे धीरे उतरती शाम, धीरे धीरे उतरी शाम। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस का यहाँ पर चित्रण किया गया है? ये गांव की संध्या का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है? इनमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तो एक लोक शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जो हमारी तत्सम नहीं है, खिचड़ी नहीं है, मिलीजुली भाषा नहीं है, विदेशी नहीं है, तो यहाँ पर लोक संस्कृति आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 185, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है? गांव की शाम। उपयुक्त शीर्षक इससे बनता है गांव की शाम, सही आंसर होगा। अब आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 186 आएगा यहाँ पर, लेकिन 86 से जो 190 तक के क्वेश्चन हैं 186 से, वो भी एक पैराग्राफ के अंतर्गत ही मिलेंगे आपको। पहले ये पैराग्राफ हमें पढ़ना होगा, इसके बाद हम उनका आंसर देंगे, क्वेश्चनों को रीड करेंगे और फिर आंसर देंगे उनका। चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है, यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज हो रहे हैं, यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल गए हैं। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं है, तब क्यों कर संभव है? किसमें प्रमुख शक्ति का अवकाश मिले। ठीक है, आपको पैराग्राफ अगर भाई समझ नहीं आया तो दोबारा से आप रीड कर सकते हैं इसको, हालांकि इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, कुछ पाश्चात्य देशों की उन्नति होने की वजह क्या है? कुछ पाश्चात्य देशों की उन्नति होने की वजह पूछा जा रहा है, क्या है? तो वजह क्या है? अपने भरोसे पर रहना और काम करने की कला रखना, ये उनकी उन्नति का कारण है। क्योंकि यहाँ क्या बताया गया है कि हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान में कमी क्या आ गई कि लोग अपने पर भरोसा रहना भूल गए, और अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं है तो हम संभव कर ही क्या सकते हैं? कोई काम हम संभव नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान में कमी आ गई। लेकिन विदेश में क्या कर रहे हैं लोग? अपने भरोसों पर रहते हैं। उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहते हैं और कोई काम करना जानते हैं तो वे उसको कर लेते हैं। यही कारण है उनकी उन्नति का, यही कारण है उस देश की उन्नति का, पश्चिमी देशों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान की उन्नति ना होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल चुके हैं, ये उन्नति ना होने का कारण है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन मनुष्य जाति के सिरताज हैं? अमेरिका, जापान के लोग, ये क्या है? मनुष्य जाति के सिरताज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जाति के सिरताज का तात्पर्य क्या है? समग्र मनुष्य जाति में विकसित। ठीक है, समग्र मनुष्य जाति में विकसित, ये सिरताज का कारण होता है, वे सबसे ज़्यादा विकसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हम लोगों में प्रभुत्व शक्ति का अवकाश क्यों नहीं मिलता? हम लोग, क्योंकि हमें अपने भरोसों पर रहना हमारा गुण नहीं रहा, इसलिए हमें ये प्रभुत्व नहीं मिलता। आगे हम ये दोबारा से इन्होंने दिया है, क्योंकि रिपीट तो करते ही हैं 2 टाइम सारे क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखिएगा, अब जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं 10 क्वेश्चन बचे हैं। 190 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 191 से लेकर 200 तक जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो एबिलिटी को लेकर होंगे। तो ये भी देख लेते हैं हम।
शैक्षणिक मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो डैश के व्यवहार को समझने से संबंधित है। वो छात्रों के व्यवहार को समझने से संबंधित है। सही आंसर छात्रों के व्यवहार होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 192, संग्रहालयों में जाने से, टीवी देखने से या फिर पत्रिकाओं को पढ़ने से प्राप्त ज्ञान में किस प्रकार की शिक्षा सम्मिलित है? प्राप्त ज्ञान में अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित है। हमारा सही आंसर अनौपचारिक शिक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कभी कभार सीखने को प्रभावित करता है? क्या कभी कभार सीखने को प्रभावित करता है? तो शिक्षार्थी की वृद्धि सीखने को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 194 है कि वैज्ञानिक विधि एक प्रक्रिया का पालन करती है पहचानने की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो वैज्ञानिक प्रक्रिया का भाग नहीं है? वो है समस्याओं को बढ़ाना। समस्या को बढ़ाना ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 195, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चुनना है। और क्वेश्चन है हमारा, इस विश्वास के साथ अपने परिवार के एक सदस्य की हत्या कर देना, ना कि पीड़ित ने परिवार को निराश किया है और परिवार को शर्मिंदा किया है, क्या कहलाता है? वो सम्मान हत्या कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 196, शैक्षणिक सामग्री ज्ञान शब्द पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? ली शुल्मैन ने किया था। ली शुल्मैन ने शैक्षणिक ज्ञान जो किया था पहली बार, शैक्षणिक समग्र ज्ञान पहली बार प्रस्तुत किया था ली शुल्मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प के साथ वाक्य पूर्ण करें। पाठन को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? कूटानुवाद यानी कि डिकोडिंग जो होता है, कूटानुवाद डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 198 है हमारा, कथन को पूरा करना है और सही विकल्प इनमें से हमें चुनना है। शोध के अनुसार संगीत चलते रहने के दौरान पर मस्तिष्क बलकुट के सभी भाग सक्रिय होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डैश, क्या कह सकते हैं? कला के माध्यम से संज्ञानात्मक उद्दीपन बढ़ाया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कला के माध्यम से क्या किया जा सकता है? संज्ञानात्मक उद्दीपन को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 आता है, 199 देखेंगे हम। अनुभवजन्य ज्ञान के मूल स्रोत में से डैश है। अनुभवजन्य ज्ञान के मूल स्रोत में से हमारी इंद्रियां हैं। एक हमारी इंद्रियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सबसे जो अच्छा विकल्प है वही हमें यहाँ पर चुनना है। देखिए क्वेश्चन, समावेशी तब अधिक प्रभावी होते हैं जब उनमें समावेशी दर्शन होता है। समावेशी तब अधिक प्रभावी होते हैं जब उनमें समावेशी दर्शन होता है। हमारा सही आंसर यही है। तो कैसा लगा आपको क्लास? पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नए पेपर के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।